नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। आपको दोनों शब्द देख करके ही लग रहा होगा कि शिक्षा शब्द ये जो है अलग है और मनोविज्ञान शब्द अलग है। दोनों शब्द अलग अलग है तो हम दोनों शब्दों को अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों शब्दों की अलग अलग मीनिंग पढ़ेंगे, दोनों शब्दों की अलग अलग परिभाषाएं हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा का अर्थ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ यानी शिक्षा का अर्थ हम कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा शब्द का अर्थ, इसको अंग्रेजी में ये ट्रांसलेट हम करें तो मतलब हुआ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में, शिक्ष धातु में अड़ा प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अड़ा प्रत्यय लगाने से बना है और जिसका अर्थ है सीखना या सिखाने की क्रिया। सीखना या सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द को का अर्थ है सीखना या सिखाने की क्रिया। शिक्षा यानी एजुकेशन ऐसा पद है जिसका उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपने देखा जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो है शिक्षक जो है गुरु को ज्ञान देता था या उपदेश देता था, या हम कहें कि गुरु या शिष्य में संबंध, शिक्षक या हम कहें कि ज्ञानी और अज्ञानी में। तो ज्ञानी व अज्ञानी में या गुरु या शिष्य के बीच जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसे हम शिक्षा कहते हैं। यानी जो लेन देन की प्रक्रिया है उसे हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा ये गुरुकुल प्रणाली जो थी वो कंठस्थ प्रणाली थी। वहां पे बच्चों को सारी चीजें रटाई जाती थी, याद कराई जाती थी। जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसमें जो है बच्चों की आयु, रुचि और योग्यता का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कोई बालक छोटा है या बड़ा है, या कोई बालक इस समय उसका पढ़ने का मन नहीं है, खेलने का मन है, तो इसका कोई महत्व गुरुकुल प्रणाली में नहीं दिया जाता था। शिक्षक का केवल एकमात्र उद्देश्य सूचना देना नहीं होता है। शिक्षक का मात्र एक उद्देश्य सूचना देना नहीं होता है, क्योंकि गुरुकुल प्रणाली में जो है आपने देखा चाहे बालक हो या वयस्क, शिक्षा एक ही प्रकार से दिया जाता था, एक ही विधि से दिया जाता था। इससे जो है शिक्षा नीरस होती थी, बोरिंग होती थी। और जब सभी बालकों को एक ही विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती थी तो इससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में अड़ा प्रत्यय लगाने से बना है और जिसका अर्थ है सीखना
या सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और ये एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम शब्द में भी दो शब्द निहित हैं, पहला ई और दूसरा शब्द डोकू। ई तथा डोकू, ई तथा डोकू शब्द से मिलकर के एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ई और डोकू का यदि पूछा जाए कि अर्थ क्या है, तो जहां ई का अर्थ है अंदर से, ई का अर्थ है अंदर से तथा डोकू का अर्थ है आगे बढ़ना। डोकू का अर्थ है आगे बढ़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के प्रमुख अंग शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। ये किसके अनुसार है? तो ये जॉन ड्यूवी के अनुसार है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्मिथ हैं, इन्होंने शिक्षा के प्रमुख अंग दो ही माने हैं, शिक्षक और छात्र को। लेकिन शिक्षक और छात्र में जो है पूरा इसका जो है निराकरण नहीं हो पाता है जब तक उसमें हम पाठ्यक्रम को न जोड़े, क्योंकि पाठ्यक्रम एक सहायक है, मध्यस्थ है, बीच का भाग है। तो शिक्षा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। हम लोग देखते हैं कि इसी शिक्षा के अर्थ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग परिभाषा बताई है और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग परिभाषा बताई है। तो हम जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा करते हैं। परिभाषाएं, पहली परिभाषा है अरस्तू की। पहली परिभाषा किसकी? तो पहली परिभाषा अरस्तू की है। और अरस्तू ने क्या बताया? तो अरस्तू ने बताया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और ये परिभाषा लिखी होती है और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है? अरस्तू की है या वुडवर्थ की है या शंकराचार्य की है या विवेकानंद की है? तो यहीं पर आप समझ लीजिए ये परिभाषा अरस्तू की है। अरस्तू ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, यानी जब हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हमारी जो सोचने की शक्ति होगी वो भी एकदम स्वस्थ होगी, अच्छी होगी। अच्छा जब स्वास्थ्य होगा तो अच्छी अच्छी सोच होगी। दूसरी परिभाषा है शंकराचार्य की।
शंकराचार्य ने कहा कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। जैसे हम यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, या नौकरी के लिए कर रहे हैं, या जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो यदि हम जिस काम के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, यदि वो उद्देश्य हमारा पूरा होता है तो वो शिक्षा है। अगली जो परिभाषा है वो है विवेकानंद की। अगली परिभाषा स्वामी विवेकानंद की है, और विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की जो अंतर्निहित शक्ति है, जो अंतर मन की आवाज है, अंतर मन की जो सोच है, विचार है, यदि व्यक्ति उसको बाहर अभिव्यक्त करता है, समाज में उसको जो है अभिव्यक्त कर पाता है, वही शिक्षा है। अगली परिभाषा है फ्रोबेल की। फ्रोबेल ने क्या कहा? तो फ्रोबेल ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्ति को बाह्य रूप देता है। फ्रोबेल की परिभाषा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्ति को बाह्य रूप देता है। अगली परिभाषा है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर व आत्मा, बालक तथा मनुष्य के शरीर व आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा में महात्मा गांधी की भी परिभाषा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि महात्मा गांधी को बुनियादी शिक्षा का जनक कहा जाता है। बुनियादी शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्योंकि बुनियादी शिक्षा पर का प्रचलन या जो है शुरुआत किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। ये चीजें महत्वपूर्ण है शिक्षा के अर्थ में। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में अड़ा प्रत्यय लगाने से बनी है, और जिसका अर्थ है सीखना या सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई तथा डोकू, जहां ई का अर्थ है अंदर से तथा डोकू का अर्थ है आगे बढ़ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसी के क्रम में अब हम लोग जो है पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे, यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। कहां से हुई, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। क्योंकि जब मनोविज्ञान नहीं था, उस समय यदि पशु पक्षी जीव जंतु मानव के विषय में किसी भी प्रकार का यदि अध्ययन किया जाता था, तो वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। लेकिन दर्शन शास्त्र से कुछ दिन के बाद मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। मनोविज्ञान में भी बहुत सी शाखाएं हैं, उसी में एक है बाल मनोविज्ञान। कौन सी है, बाल मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति मनोविज्ञान की हुई, और मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाओं में से एक है बाल मनोविज्ञान। हम लोगों को पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। तो ये जो इसकी महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, इसकी उत्पत्ति, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, साइकोलॉजी की उत्पत्ति ग्रीक
या यूनानी भाषा से हुई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। इस साइकोलॉजी में दो शब्द निहित हैं। इस साइकोलॉजी में दो शब्द निहित हैं। एक तो शब्द साइकी और दूसरा शब्द लोगस। एक शब्द साइकी और दूसरा शब्द लोगस, इन दो शब्दों से उत्पत्ति साइकोलॉजी की हुई है। और ये किस शब्द से है? तो ये ग्रीक या यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। कि कहीं कहीं किताबों में इसे ग्रीक भाषा माना गया है और कहीं कहीं किताबों में इसे यूनानी भाषा माना गया है। क्योंकि ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन सा है, उसी को आप टिक करिए। तो ये ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ये जो साइकी और लोगस है, इनका अर्थ क्या है? तो साइकी का अर्थ है आत्मा तथा लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ये साइकी और लोगस का विभाजन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो साइकी और लोगस का जो विभाजन किया ये मनोवैज्ञानिक गैरिट ने किया। एक मनोवैज्ञानिक गैरिट है, इन्होंने इसका विभाजन किया। और जब हम आपको बुद्धि पढ़ाएंगे तो ये मनोवैज्ञानिक आपको मिलेंगे, तो हम गैरिट के विषय में आपको जो है विस्तार से बताएंगे। हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था। किसका भाग था? तो प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था, लेकिन इससे अलग होने के प्रयास से इसमें कई बार परिवर्तन हुए और अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब हम लोग जो है इनका विभाजन पढ़ेंगे कि किस काल में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे और उनका जो है क्या मानना था, क्या विभाजन था। इसको जो है हम विभाजन पढ़ेंगे। मनोविज्ञान को मुख्यतः 4 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। एक एक भाग को हम लोग जो है पढ़ेंगे। पहला इसका विभाजन है प्राचीन काल या ग्रीक काल। कब से? तो ये 16वीं शताब्दी से पहले, 16वीं शताब्दी से पहले इस समय के कौन कौन से विचारक थे, उनका क्या मानना था, उनका क्या मत था। तो इस समय के जो विचारक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और सुकरात। ये 4 मुख्यतः उस समय के मनोवैज्ञानिक थे जो मनोविज्ञान को विभाजित किया, मनोविज्ञान के विषय में बताया, अध्ययन प्रारंभ किया। हम आपको बताते हैं जो अरस्तु हैं इनके गुरु प्लेटो हैं। अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं क्योंकि अरस्तु का जो
इतिहास मिलता है वो इतिहास जो है 384 से 320 बीसी के आसपास मिलता है। 384 से 322 बीसी। लेकिन जो प्लेटो हैं इनका इतिहास देखा जाए तो इनका इतिहास 429 से 347 बीसी है। 347 बीसी मिलता है। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, और ये आपके जो है मनोवैज्ञानिक एक होंगे और 3 कोई दूसरे मनोवैज्ञानिक होंगे। लेकिन ये जो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो अरस्तु हैं। अरस्तु हैं मनोविज्ञान के जनक। अरस्तु के सहायक डेकार्ट व सुकरात हैं। इसीलिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने क्या कहा, तो अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है या मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। अब इनके विषय में हम बताते हैं कि ये जो इन्होंने परिभाषा दी अरस्तु ने, ये अब ये एक प्राचीन या ऐतिहासिक परिभाषा ही बन करके रह गई, क्योंकि कुछ समय के बाद इनकी परिभाषा को मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। वो इसलिए नकार दिया क्योंकि इन्होंने आत्मा की बात की थी, क्योंकि आत्मा का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन संभव नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने कहीं आत्मा को देखा है, सुना है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ना तो मैंने देखा है और ना ही मैं सुना हूं। तो इसलिए जो चीज प्रत्यक्ष नहीं होती उसका वैज्ञानिक तौर पे अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए इनकी परिभाषा को मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। इसी के क्रम में आगे हम देखते हैं, तो आगे है मध्यकाल। आगे है मध्यकाल, और ये मध्यकाल का जो समय है ये 17वीं या 18वीं शताब्दी, 17वीं या 18वीं शताब्दी मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। इस समय के जो विचारक हैं वो हैं पंपोलोजी। पंपोलोजी ये जो है इटली के निवासी थे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पंपोलोजी कहाँ के निवासी थे, तो पंपोलोजी इटली के निवासी थे। इनके जो सहयोगी थे वो जॉनसन थे, जॉनसन, थॉमस रीड। पंपोलोजी, जॉनसन, थॉमस रीड, हॉब्स, लॉक, कांट, ह्यूम।
ये मुख्य जो है मध्यकालीन मनोविज्ञान की मनोवैज्ञानिक थे। इन मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है या मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो पंपोनोजी, जॉनसन, थॉमस रीड, हॉब्स, लॉक, कांट और ह्यूम। इन्होंने क्या कहा? तो ये जो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है, इसमें भी दो भाग हो गए, यानी दो खंड हो गए या दो तरह के दोष इसमें उत्पन्न हो गए। वो दोष इस प्रकार थे, पहला इन्होंने बताया आत्मा और दूसरा बताया मन। यानी आत्मा यानी सोल और मन यानी माइंड। यानी आत्मा और मन ये अमूर्त वस्तुएं हैं, जिनको ना तो देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है। और जिसको देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, उसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन संभव नहीं था। जिसको देखा व सुना नहीं जा सकता, उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन संभव नहीं है। मन व आत्मा मान लेने से विषय वस्तु जो होती है वह स्पष्ट नहीं होती, बल्कि अस्पष्ट रहती है। क्योंकि मन और आत्मा को यदि हम मान लें तो विषय वस्तु कैसी रहेगी? अमूर्त रहेगी, अस्पष्ट रहेगी। तो सिर्फ मान लेने से अस्पष्ट रहती है, क्योंकि इन शब्दों के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, बहुत मीनिंग है। उसको आपने किसी रूप में कहा, व्यक्ति हो सकता है वो दूसरे रूप में उसको ग्रहण कर रहा हो। इसलिए इसको भी कुछ समय के बाद, इनकी परिभाषा को भी मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयुक्त शिक्षा, प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक तो पंपोनोजी को माना जाता है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक पंपोनोजी है। इन्होंने जो बात बताई उसको भी मनोवैज्ञानिकों ने कुछ समय के बाद नकार दिया। उसके बाद में हम लोग जो है, इन लोगों ने आगे अध्ययन किया। तो आगे जो अध्ययन हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल, और आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। और इस समय के जो विचारक थे, वो विचारक थे विल्हेम वुंट। ये जर्मनी के निवासी थे, विल्हेम वुंट। विल्हेम जेम्स, ये अमेरिका के निवासी थे।
विलियम वुंड, विलियम जेम्स टिचनर, जेम्स सली, जेम्स सली, ये आधुनिक काल के मुख्यतः मनोविज्ञान के विचारक थे। तो इन्होंने मनोविज्ञान को बताया कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है और ना मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है या मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है या चेतना का अध्ययन है, ये किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा? तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स टिचनर, जेम्स सली ने कहा। इसमें भी जो है दोष उत्पन्न हो गए। इनकी परिभाषा में भी जो है दोष उत्पन्न हो गए, क्योंकि चेतना अनुभूति का विषय वस्तु ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। क्यों अध्ययन नहीं किया जा सकता? क्योंकि सभी व्यक्ति, यानी चेतना का अध्ययन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी व्यक्ति चेतन अवस्था में ही नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति अचेतन अवस्था में, बहुत सी चीजें अचेतन अवस्था में होती हैं, इसलिए इसका अध्ययन स्पष्ट नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान मन की सभी अवस्थाएं जो होती हैं, चेतन, अचेतन व अर्धचेतन, उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को माना जाता है। आधुनिक जनक किसको माना जाता है? तो आधुनिक जनक विलियम वुंड को माना जाता है, क्योंकि विलियम वुंड ने ही सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम जेम्स ने की है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला तो विलियम जेम्स ने की। और यदि पूछा जाए कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, तो विलियम वुंड ने स्थापित की। विलियम वुंड ने जो मनोविज्ञान की स्थापना की वो 1879 में की, जबकि विलियम जेम्स ने जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की वो 1890 में की। कहाँ की? तो अमेरिका में की, अमेरिका में। जबकि विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? तो जर्मनी में स्थापित की। जर्मनी में कहाँ में? तो जर्मनी के लिम्पजिंग शहर में स्थापित की। लेकिन इन्होंने जो बताया कि जो है चेतना दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए उसका अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि मन जो होता है चेतन अवस्था में भी होता है और अचेतन अवस्था में भी होता है। क्या चेतन और अचेतन दोनों अवस्थाओं का यह अध्ययन नहीं करता है। कुछ समय के बाद इनकी भी जो है
परिभाषा को यानी कि इनके विचार को भी मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे समकालीन या वर्तमान समय। कब? तो 20वीं शताब्दी। बीसवीं शताब्दी में इस समय के कौन कौन विचारक थे? तो 20वीं शताब्दी के जो विचारक थे वो वाटसन, पावलोव, स्किनर, वाटसन, पावलोव, स्किनर, फ्रायड, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। इस समय के समकालीन या वर्तमान समय के ये जो विचारक थे वो वाटसन, पावलोव, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, या हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। ये जो मनोविज्ञान वैज्ञानिक थे ये सब मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्यवहारवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो वाटसन, पावलोव, स्किनर, फ्रायड, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संरचनावादी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो विलियम वुंड, विलियम जेम्स, टिचनर, जेम्स सली, ये मनोवैज्ञानिक संरचनावादी हैं। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्ययन है। यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। जैसे दौड़ना, हंसना, रोना, सोचना, ये सब व्यवहार के ही उदाहरण हैं। कौन कौन से? दौड़ना, हंसना, खेलना, रोना, सोचना, ये सब व्यवहार के उदाहरण हैं। क्योंकि इसमें क्यों, क्या और कैसे, इन तीनों का प्रश्न, यानी ये तीनों प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। क्यों, क्या और कैसे, इन तीनों का उत्तर मिल जाता है। तो जब तीनों का उत्तर मिल जाता है तो इन तीनों का अध्ययन भी किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ऐसे विज्ञान से लिया गया है जिसमें व्यवहारों एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाए, वही मनोविज्ञान है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है, तो व्यवहारवाद के जो संस्थापक हैं वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक। लेकिन यदि व्यवहारवाद के जनक पूछा जाए तो वाटसन को माना जाता है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। क्योंकि हम वाटसन के विषय में भी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि वाटसन अपने एक बच्चे के लिए खिलौना लाए थे और वो खिलौना का नाम खरगोश था और वो बच्चे को खेलने के लिए देते थे। बच्चा वो खिलौने को खेलता था और उस खिलौने की ये खासियत थी कि उसमें शरीर का कोई भी अंग या टच हो जाता था
तो वो डरावनी आवाज निकालता था। बच्चा जस खिलौने को हाथ लगाता था तसी वो डर जाता था। जस हाथ लगाया, टच किया, तस वो डरावनी आवाज निकाला और बच्चा तुरंत हाथ बाहर पीछे कर लेता था। फिर हाथ लगाया, फिर डरावनी आवाज निकाली, फिर हाथ बाहर कर लेता था। इसलिए वाटसन कोई व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि वाटसन ने एक परिभाषा दी, एक कथन था कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही आदि बना दूंगा। क्योंकि वाटसन का मानना था कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। हम जिस बालक को जो बनाना होगा उसको हम वैसा माहौल दे देंगे और बालक अपने आप बन जाएगा। यदि बालक को हमें चोर बनाना है तो उसे चोर वाले मोहल्ले में छोड़ देना हो, जहां सब लोग चोरी करते हो, बालक ऑटोमेटिक चोरी करना सीख जाएगा। क्योंकि यदि इंडिया में किसी बालक का जन्म हुआ है, यदि उसे आप अमेरिका में छोड़ दो जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद, तो बालक को अंग्रेजी नहीं सिखाना पड़ेगा, वो वहां के माहौल से अंग्रेजी सीख जाएगा। या अमेरिका कोई बालक है, जन्म के बाद तुरंत उसे जो है इंडिया में छोड़ दिया जाए तो उसको जो है हिंदी नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसे ऐसा वातावरण मिल जाएगा हिंदी का जो वो हिंदी ऑटोमेटिक सीख जाएगा। इसी पे एक कथन वुडवर्ड का है, वुडवर्ड का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया, फिर मन एवं मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और अब यह एक व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अब यह एक व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। लेकिन यह वुडवर्ड की परिभाषा नहीं है, यह वुडवर्ड का कथन है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। अब इसका पूरा आपको जो है हम राउंड फिगर बता देते हैं। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो पंपोनोजी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अध्ययन किए। मुझे लगता है कि यह वीडियो बड़ी हो रही है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो है मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं की चर्चा करेंगे, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने कौन परिभाषा दी है, क्योंकि बच्चों को परिभाषाएं जो है याद करने में, समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम लोग परिभाषा के विषय में चर्चा करेंगे। फिर शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग अलग पढ़े हैं, फिर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इनमें देखेंगे संबंध कैसा है, शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध कैसा है। उसके बाद जो है यहाँ से इस टॉपिक से जो प्रश्न बनने वाले हैं या बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनकी हम लोग जो है जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उनकी हम एक एक करके यहाँ से आपसे
चर्चा करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।